पहले आपका नाम और होता है? मेरा नाम नदीम खान है। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और उसके साथ साथ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट का नेशनल सेक्रेटरी हूँ। नदीम भाई, आज जो प्रोग्राम रखा गया था उसमें देश के जो हालात हैं उस पर किस तरीके की बातचीत की गई और उसका अंजाम क्या है, किस तरीके से इस हालात में सुधार लाया जा सकता है? देखिए, देश के जो हालात हैं उस पर चर्चा की गई और उसके साथ साथ जो उसके असल यहाँ पर चर्चा इस बात पे हुई कि जो हालात हैं उन पर काबू कैसे पाया जा सकता है, उन पर नियंत्रण कैसे पाया जा सकता है। और उसमें जो ये वार्ता एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट की तरफ से मीटिंग आयोजित की गई थी, तो जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार से पूरे देश में मानव अधिकारों का उल्लंघन एवं हनन हो रहा है उसको कैसे रोका जा सकता है और कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेकर कैसे दबाव बनाकर इस माहौल को सुधारा जा सकता है। इस पे इन सब मुद्दों पर लगातार चर्चा हुई, जिस पे अलग अलग लोगों ने बात रखी और जिसकी अध्यक्षता जस्टिस थिप्से ने करी। और यहाँ पर यही बात हुई कि जब राजनीतिक रूप से आप लड़ाई हार जाते हैं या राजनीति नफरत की होने लगती है तो उस समय अदालतों में काम करके अदालतों का सहारा लेकर माहौल को हम बेहतर कर सकते हैं। और ये लगातार निरंतर चलने वाला संघर्ष है, कोई एक दिन का मामला नहीं है। तो इस निरंतर चलने वाले संघर्ष को हम लोग करेंगे और जो फिजिबल ऑप्शंस हैं लीगल एडवोकेसी के, यानी कि कानूनी सहायता के, वो पूरे किए जाएंगे। और जो देश का संविधान और जो देश की कानूनी प्रक्रियाएं हमको अधिकार देती हैं उन अधिकारों की हम लड़ाई लड़ेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि वातावरण जो है देश का वो बदले। आपने एक रिपोर्ट भी आज पेश की कि देश में क्या हालात हैं, किस तरीके से, वो रिपोर्ट क्या थी, थोड़ी सी उस पर? देखिए, ये APCR की एक रिपोर्ट थी जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट एंगल में काम किया है। तो ये समझने के लिए ये रिपोर्ट पेश की गई थी कि किस किस प्रकार से नफ़रती हमले किए जा रहे हैं। कहीं पर हेट क्राइम है, कहीं पर हेट स्पीच है, कहीं मीडिया के ज़रिए हेट का माहौल बनाया जा रहा है, कहीं फेक केसेस लगाए जा रहे हैं, कहीं पे सिटीज़नशिप राइट या नागरिकता के नाम पर लोगों को उनकी नागरिकता छीनी जा रही है, कहीं बुलडोज़र के नाम पे उनके मकान गिराए जा रहे हैं। और तो इस तरह के तमाम मामलों के ऊपर क्या कोर्ट से हमको हासिल हुआ है, कितनी लंबी ये लड़ाई चली है, कौन कौन लोग इसमें सहयोगी थे, इस पे इस रिपोर्ट के ज़रिए चर्चा की गई है। एक मीटिंग भी रखी गई है, इसके बाद इसका क्या मकसद है? इसमें देखिए, ये जाहिर सी बात है, जैसे मैंने आपसे बताया कि एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट ये एक मानव अधिकार संस्था है जो पूरे देश में काम कर रही है। गुजरात में इसका काम बहुत अधिक सुदृढ़ नहीं है, लेकिन दूसरे देश के इलाकों में हमारे 300 से अधिक ज़िलों में इसकी इकाइयाँ हैं। तो इस बात पर इस पहली मीटिंग में चर्चा हुई कि जो अधिकतर मानवाधिकार हनन के मामले हैं वो देश के छोटे हिस्सों में, यानी कि छोटे ज़िलों में हैं, कस्बों में हैं। तो किस प्रकार से हम लोग अपनी टीम को गुजरात में ऐसा बनाएं कि हमारी टीम पूरे गुजरात के अलग अलग शहरों में, अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग तालुका में काम करे। तो अगर उन तालुका में या उन शहरों में मानवाधिकार के हनन के मामले, सांप्रदायिक दंगे, हेट क्राइम, मॉब लिंचिंग, इस तरह के कोई केसेस होते हैं तो हम तुरंत कैसे इस पर कार्रवाई कर सकते हैं। सरकार से आपको कोई अपेक्षा है? देखिए, सरकार से हमें कोई अपेक्षा नहीं है, हम देश के संविधान से अपेक्षा रखते हैं और उसी के तहत काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि जो कानून व्यवस्था है और पुलिस प्रशासन जब कोई खास मुस्लिम समुदाय से लोगों के ऊपर ऐसा कुछ आरोप लगता है तो भेदभाव के रवैये से काम कर रही है? क्योंकि जो जज थे उन्होंने भी अपने तकरीर में ये बात कही। देखिए, जब हम देश के या किसी भी इलाके के 100 केसेस को देखते हैं और 100 केसेस के रिज़ल्ट को देखते हैं तो ये अब लगने वाली बात नहीं रही, बल्कि ये साबित हो रखी बात है कि अगर अपराधी मुसलमान होगा तो तुरंत बुलडोज़र चला दिया जाएगा, अपराधी मुसलमान होगा तो इनकाउंटर कर दिया जाएगा, अपराधी मुसलमान होगा तो टांग में गोली मार दी जाएगी। ये सारी चीज़ें साबित हैं। और ये भी जो जेल में मुसलमानों की जिस प्रकार से संख्या है उससे ये भी साबित है कि फर्जी मुकदमों में सबसे अधिक मुसलमान और उसके अलावा दूसरे पिछड़े तबके फंसाए जाते हैं। तो इसमें कोई नई ढकी छुपी बात नहीं है। हमको ये सब बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि इस देश की पुलिस पहले बायस थी, यानी कि पहले उसके यहाँ इक्वलिटी नहीं थी, सभी को समान रूप से नहीं देखती थी। लेकिन अब इस समय देश की पुलिस सांप्रदायिक भी है। ये जो
अपने मुस्लिम एरिया में जो है ये लोग मकान बनाने की ज़्यादा परमिशन देते नहीं हैं। देखिए बना ये देते हैं तो उसको लोग सिर्फ मुस्लिम एरिया में ही तोड़ते हैं। दरअसल किसी भी इलाके में, जैसे इलाहाबाद में जावेद मोहम्मद का घर गिराया गया, उस इलाके में 5000 घर हैं, या कुछ मकान अभी जिनके बारे में चर्चा हो रही है उनका इतिहास जो है वो उस पूरे इलाके से ज़्यादा पुराना है। तो दरअसल ये कोई न्यायिक प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा है। जब देश का प्रधानमंत्री मुसलमानों से और देश का राज्यों के मुख्यमंत्री मुसलमानों से बदला लेने की बात करेंगे तो कहीं कोई मामला नहीं है। तभी हम लोग ये बार बार बात कर रहे हैं कि अगर कोई अदालतें हमारी आवाज़ नहीं सुन रही तो हम लगातार वो आवाज़ को उठाते रहेंगे, बोलते रहेंगे, चीखते रहेंगे और सड़कों पर भी उतरकर संघर्ष करते रहेंगे। इस देश में ये देखा गया है कुछ दिनों पहले कि 600 साल पुरानी मस्जिद, आखुंदी मस्जिद दिल्ली को भी बुलडोज़र चलाकर शहीद कर दिया गया, जबकि उस इलाके जिस संस्था ने उसको गिराया है कि इसका नक्शा नहीं पास था या अवैध है, उसकी खुद की उम्र 40 साल की है। तो 40 साल पुरानी संस्था 600 साल पुराने एस्टेब्लिशमेंट को गिरा सकती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ देश में जो इस्लामोफोबिया है या मुसलमानों से बढ़ती नफ़रत है उसका नतीजा है। और इसमें जो हमको समानता का अधिकार संविधान के ज़रिए मिला है इसका उल्लंघन है और खुला खुला उल्लंघन है। तो देश अब इस मोड़ पर जा चुका है कि अब कहने सुनने से ज़्यादा बल्कि ये है कि हम सबको, जो लोग जिनको न्याय नहीं मिल रहा है, उनको एक साथ एकत्रित होकर, इकट्ठा होकर आवाज़ उठानी होगी। इसी के लिए आज ये प्रोग्राम था। सर, एक बात और है कि लगभग ज़्यादातर मुस्लिम एरियो में ही नशे की प्रवृत्ति मिलती है, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए हम सारी दुनिया की समस्याओं पे हम नहीं काम कर सकते हैं। सिविल राइट के जो मैटर हैं उस पर हम काम कर रहे हैं। सबसे पहले आपका नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम भावना रामरखियानी है और मैं गुजरात की रहने वाली हूँ। भावना बहन, आज जो प्रोग्राम रखा गया था इसके पीछे का जो मकसद था वो क्या था और किस तरीके से प्रोग्राम का आयोजन किया? प्रोग्राम जो रखा गया था वो APCR द्वारा रखा गया था और आइडिया ये था कि सारे माइनॉरिटीज़ के लिए जो है एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया जाए ताकि जो भी इनजस्टिसेस होती हैं, जो भी तकलीफ़ें होती हैं, उनको ये प्लेटफॉर्म द्वारा एड्रेस किया जाए, चाहे वो सोशली हो या लीगली हो। गुजरात के हालात किस तरीके से हैं और कैसे आप? गुजरात के हालात जो हैं वो बाकी के देश में जो हो रहा है उसी तरीके से हैं, जहाँ पे तंत्र और सरकार खुद अपने हाथ में पनिशमेंट देना, जुर्म तय करना, वो सब खुद ही कर रहे हैं। सब कुछ कोर्ट के बाहर हो रहा है। आज कौन कौन आए थे खास मेहमान और क्या? रिटायर्ड जज अभय तिप्सी जी थे, प्रिंसिपल सेशंस जज ज्योत्सनाबेन याग्निक, नदीम खान थे, इकराम बेग थे, शमशाद पठान थे और अपूर्वा आनंद जी थे। अभी जिस तरीके से देखा गया कि देश में भीड़ न्याय जो है वो कितना खतरनाक इस देश के लिए, एक ब्रेकडाउन तो हो ही रहा है, वो सबको दिख ही रहा है। और जिन लोगों के पास कॉन्टैक्ट्स नहीं हैं, जो गरीब हैं, जिनको अपने हक के बारे में भी नहीं पता, उनको नहीं समझ में आता कि वो अपने ऊपर जो अन्याय हो रहा है वो किस तरह से एड्रेस करें। कैसे सुधार आया? सुधार हम लोगों को ही लाना पड़ेगा, हम सरकार के लिए वेट नहीं कर सकते। और जो भी है वो हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। किसी पूछने में कुछ?